जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमने क्लास 6 का चैप्टर 4 आरंभिक नागर कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से समझा। उसी क्रम में आज हम अगला चैप्टर क्या बताती है हमें किताबें और खबरें के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पर हमें सिंधु घाटी सभ्यता, जैसा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वह 1900 ईसा पूर्व में ख़त्म हो गई थी, लगभग उसका पतन हो चुका था। और उसके बाद आर्य लोग आए और उन्होंने अपने वेद लिखे, जिसे हम वेद कहते हैं। वो 1500 ईसा पूर्व की बात है। आज से बात करें तो लगभग 3500 साल पहले की बात है। उन्होंने अनेक ग्रंथ रचे, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद। और इन ग्रंथों से हमें 1500 ईसा पूर्व की जानकारी, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी के बारे में आज यह चैप्टर है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले हर चैप्टर के पीडीएफ रीड करते हैं, उसे कम शब्द में समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उसी चैप्टर के नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो आप अपनी कॉपी पर उतार सकते हैं, ताकि आपको इस चैप्टर की विषय वस्तु बहुत ही विस्तृत रूप में समझा जाए। इसी क्रम में आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। तो इसमें से आप 2000 साल घटा दीजिए, यानी आज 2021 चल रहा है तो 2000 साल घटा दें तो लगभग 1500 साल बचते हैं। तो 1500 साल ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें हम सूक्त कहते हैं। तो सूक्त क्या होता है आपको पता चलेगा कि जो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वही सूक्त हैं। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। तो वैदिक जो प्रार्थनाएं हैं जो ऋग्वेद में लिखी हुई हैं 1500 ईसा पूर्व में, उसकी रचना किन्होंने की थी? तो उनकी रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत में वैदिक संस्कृति कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब जो वैदिक प्रार्थना थी यह उच्चारण की जाती थी, और जो अनुयायी होती थी वो उनको स्वर्ण करते थे। मतलब अध्यापक के द्वारा उन्हें बोलकर सुनाया जाता था, और जो अनुयायी होते थे, जहाँ फिर विद्यार्थी होते थे, वह उन प्रार्थनाओं को सुनकर कंठस्थ करते थे, यानी मुँह जुबानी याद करने की कोशिश करते थे, जहाँ उसे करते थे। और अध्यापक की जो है मुँह जुबानी याद होता ही था। और जो हमारी ये प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जो अधिकांश पुरुषों ने लिखी हैं, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी लिखी हैं। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। आगे चलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं, इसे पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। मिश्रित है दोनों का। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। भारत यूरोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में बोला जाता है, माँ हिंदी में बोला जाता है और मदर अंग्रेजी में बोला जाता है। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? तो फर्स्ट शब्द जो है वो मैं पर है, तो इनमें समानता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य प्रदेश के या मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो भाषा के बारे में बात होगी तो
जो हमारे देश में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी आदि भाषाएं बोली जाती हैं और इससे मिलती जुलती जो भाषाएं हैं, हमारी जो भाषाओं से मिलती जुलती भाषाएं वह फारसी और यूरोप की बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। और यह हमारा भारत भाषा भारोपीय परिवार की है, ठीक है, भाषा परिवार की है ये भाषाएं जो हमने अभी बताई। और जो दूसरी भाषाएं जो हमारे पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती हैं, उदाहरण के लिए जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये तिब्बत भाषा बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। पहला तो भारोपीय परिवार की होगी, भाषा परिवार की होगी हमारी भाषाएं देश में जो अलग अलग क्षेत्र में वो बोली जाती हैं। और दूसरी भाषाएं जो हैं वो तिब्बत बर्मा परिवार की हैं, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा आदि आती हैं। और जो हमारी झारखंड और मध्य प्रदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से बोली जाती हैं। हमारे भारतीय देश में वर्तमान में भी बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो 3 भाषा परिवारों से संबंधित है। पहला भारोपीय यानी भारोपीय भाषा परिवार यानी भारत यूरोपीय, और दूसरा है हमारा तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं, ठीक है, और तीसरा है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से की भाषाएं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, न कि पढ़ा जाता था। यानी वो जो हमारे शिक्षक होते थे, जहाँ ऋषि मुनि होते थे, उन्हें मुंह जुबानी वो जो ऋग्वेद की जो प्रार्थनाएं हैं, जो सूक्त हैं, वो रचनाएं जो हैं वो उन्हें मुंह जुबानी याद होती थी, वो उनका उच्चारण करते थे और जो उनके अनुयायी या फिर विद्यार्थी होते हैं वो उन्हें स्वर्ण करते थे, यानी सुनते थे और कंठस्थ करने की कोशिश करते थे। रचना की कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ। इसे कई सदियों बाद तो लिखा गया और इसे छापने का काम तो लगभग 200 साल पहले ही हुआ है। अब तक इतने लंबे समय से, इतनी सदियों से वो उच्चारण के माध्यम से ही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। रचनाएं न सूक्त, जिसे हम प्रार्थनाएं कहते हैं ऋग्वेद की। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्व वेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। पुरातत्व में वेद मैंने आपको बताया था कि वो किसी भी चीज का अध्ययन करने के लिए, वो जहाँ प्राचीन किसी समय विशेष का अध्ययन करने के लिए वो लिखित और जो हमारे पुरातत्व हैं दोनों का अन्वेषण करते हैं। लेकिन जो इतिहासकार होते हैं वो ज़्यादातर लिखित अवशेषों का ही, जहाँ फिर साक्ष्यों का ही प्रयोग करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच जो है संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो जो हमारी जो प्रार्थनाएं, जो 1000 प्रार्थनाएं जो ऋग्वेद में 3500 साल पहले, जब 1500 ईसा पूर्व जो लिखी गई हैं, उसमें जो कुछ जो प्रार्थनाएं हैं वो संवाद पर आधारित है, यानी दो के मध्य जो वार्तालाप होता है, जैसे विश्वामित्र और व्यास और सतलुज नदी जो कि देवियों के रूप में पूजी जाती है, इनके बीच में एक संवाद हुआ है और उसे सूक्त के रूप में लिखा गया है। इन दोनों नदियों को मानचित्र में खोजें फिर पढ़े। आपको पता है सतलुज और व्यास कहाँ है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना आप इसे ध्यान से देखिए, इस तरह लिखित थी। कुछ सदियों बाद यह लिखी गई थी। पहले तो उच्चारण और स्वर्ण ही होता था। ब्रुज वृक्ष की शाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी, जिसको यह ब्रुज जो पेड़ होता है, बुर्ज, उसकी शाल है, उस पर लिखी गई है पांडुलिपि। आपको पता होगा कि ताड़ पत्रों पर भी पांडुलिपियां लिखी जाती हैं और बुर्ज वृक्ष की शाल पर भी लिखी जाती हैं। और कुछ हमारे जो चमड़ी होती है, जानवरों की चमड़ी पर भी पांडुलिपियां लिखी जाती हैं, जो कि अधिकांश कश्मीर में मिलती हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज सुरक्षित है। और यह वही विश्वामित्र और जो 2 नदियां हैं जो देवियों के रूप में पूजी जाती हैं, व्यास और सतलुज के बीच में जो संवाद हुआ है, वह जहाँ दिया गया है।
अब मवेशी, घोड़े और रथ, तो 1500 ईसा पूर्व जहाँ से 3500 साल पहले मवेशी, घोड़े और रथ के बारे में बताया जा रहा है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। तो जो हमारी जो सेना होती थी, जहाँ राजाओं के द्वारा लड़ाइयाँ लड़के जो कुछ लूट कर लाया जाता था, तो उसे किन किन के मध्य किस किस अनुपात में बांटा जाता है, वो जहाँ पर बताया जा रहा है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहां से ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। देखो, कोई स्थायी सेना यह नहीं रखते थे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे, और जब युद्ध करना होता था तो एकांत में इकट्ठे हो जाते थे और युद्ध में जाते थे। लेकिन ये कोई इनके कोई वैसे मेन नहीं होता था इनमें, लेकिन जो कुशल, बहादुर और नेक चरित्र वाला इंसान होता था, उसे ये अपना नेता चुन लेते थे या सरदार चुन लेते थे। यही इस पैराग्राफ में बताया गया। आगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम और के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये न तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे। अब जो 1500 ईसा पूर्व के जो भारतीय उपमहाद्वीप के राजा हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है कि इनकी कोई बड़ी बड़ी राजधानियां नहीं थी और ना ही जो महलों में रहते थे। न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो देखो, हमारे 1500 ईसा पूर्व 3500 साल पहले भी हमारे जहाँ लगभग लोकतांत्रिक या गणतंत्र जैसी प्रणाली थी। कोई आनुवंशिक नहीं थी भी राज्य का बेटा राजा ही बनेगा। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ोगी। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन जाविश, भरत जन जाविश, यगुर जन जाविश जैसे के उल्लेख मिलते हैं। तो ये यन थे, ये आगे जाकर ये लगभग 1500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ये आगे जाकर महाजनपद बन जाएंगे और उन्हीं में लगभग 500 ईसा पूर्व का जो महाजनपद मगध, वो सबसे सुदृढ़ और मजबूत बन जाएगा। यही इसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले जन बने, फिर महाजनपद बने और फिर उनमें से एक जन मगध, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर किया, वो सुदृढ़ बना और बहुत से क्षेत्रों को अपने अधीन किया। इसी के बारे में आगे आपको जानकारी मिलेगी धीरे धीरे। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। तो लगभग आप आर्य मान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हो चुका था उसके बाद जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग बसे, जिन्होंने जहाँ अपनी गतिविधियों को संचालित रखा, वे आर्य ही थे। वही हमारे वैदिक हैं, उन्होंने वेदों की रचना की। और जो लोग इनके विरोधी थे, उन्हें वे दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास ने स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था।
उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। तो भारत के अब तक जो स्थिति बताई गई है 1500 ईसा पूर्व की, वो हमारे उत्तर पश्चिम भारत की बताई गई है। अन्य अन्य पूर्वी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, या दक्षिण पूर्वी दिशा या उत्तर पूर्वी दिशा के बारे में नहीं बताया गया है। अब अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा था उसके बारे में बताएंगे 1500 ईसा पूर्व, जहाँ से 3500 साल पहले क्या हो रहा था उन क्षेत्रों में। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। महा मतलब बड़े, बड़ा, और पाषाण मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करिए से लगाए गए थे, मतलब कि बड़े सिस्टमेटिक ढंग से। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। अब 3000 साल में से आप 2000 साल घटा दो तो कितना बचा? ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व पहले। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। महापाषाण कब्रें हैं जिसमें लोगों को दफनाया जाता था उसकी उनकी मृत्यु के बाद। तो जब उनको दफनाया जाता था तो उनके चारों तरफ पहले छोटे पत्थर, फिर बड़े पत्थर, बड़े बड़े सजाए हुए, जैसे बहुत सिस्टमेटिक ढंग से रखे हो ऐसे रखे जाते थे। और पत्थर बहुत बड़े बड़े होते थे, इसलिए इसे महापाषाण कहते हैं। तो हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हमारे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यह प्रथा, यानी कि कश्मीर में उत्तरी क्षेत्र में भी प्रचलित थी, उसके बारे में बताया जा रहा है। और जो हमारे उत्तर पश्चिम में वो यहाँ पर ऋग्वेद आदि की रचना हो रही थी और जहाँ पर ऋग्वेद संस्कृति थी। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, जैसे कि इस कब्र में दिखाया जा रहा है। देखिए, पहले इसमें रखा जाता था शव को, पहले छोटे छोटे पत्थर रखे गए हैं और फिर बीच में जगह छोड़ी गई है और फिर इसके आसपास जगह ऊंची करके बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं, जैसा कि अब दिख रहा होगा। तो यही है, इसे कहते हैं महापाषाण। बड़ी बड़ी कब्रों को ही हम महापाषाण कहते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र पाषाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। अब जब इसमें किसी भी व्यक्ति को दफनाया जाता था इस कब्र में, तो उसको एक मिट्टी का बर्तन होता था जो कि काले लाल मिट्टी का बर्तन होता था, बना होता था, उसमें रखकर उसे इसमें दफनाया जाता था। और इसके साथ है, जैसे लोगों की आस्था होती है कि मरने के बाद भी खाने पीने की वस्तुएं और उसकी आवश्यकता की जो मूलभूत आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं उन्हें चाहिए। तो इसलिए वे जो अपने जीवन यापन करते समय जो उनके पास जो बर्तन और जो गहने, उनके औजार, लोहे, हथियार आदि, घोड़ों के कंकाल, जो उनके घोड़े थे, जानवर थे, तो उन सबको उनके साथ ही दफना दिया जाता था, ताकि ये सब उनके परलौकिक या फिर स्वर्ग में भी काम आ सकें। यह उनकी आस्था थी पहले। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? तो नहीं जी नहीं, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। ये महापाषाण कब्रों में मिला हुआ सामान है। पहला तो घोड़े के समान है ये जो, और नीचे कुल्हाड़ियां दी गई हैं 2, और एक ये कटार दी गई है। ये कुल्हाड़ी, ये कटार है। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही हो रही होंगी।
कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को खोजें, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मणके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ सरदार थे तो कुछ अनवई। तो लोगों के बीच में उनकी सामाजिक असमानताएं थी। यह हम कैसे पता लगाएं, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए ब्रह्मगिरी यानी कर्नाटक में एक व्यक्ति की कब्र में हमें 33 सोने के मणके मिले हैं और शंख मिले हैं, और जो दूसरी कब्रें हैं उसमें हमें कुछ बर्तन ही मिले हैं। तो इससे उनकी सामाजिक असमानता के बारे में हमें साक्ष्य मिलता है। आगे है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, जैसे कि कुछ आर्थिक स्थिति से मजबूत थे और कुछ कमजोर थे, जैसे आज गरीब और अमीर का भेदभाव है। तो ऐसा क्या पहले था? कभी कभी महापुराणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर जहाँ चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो अपने पीछे जो आपने कब्र देखी है उसमें एक गोल देखा होगा, गोल गोल कटा हुआ, वो पत्थर का ही है। और उसको उस जगह पर यदि एक शव दफना दिया जाता था और दूसरे कुछ समय बाद दूसरे शव को दफनाना होता था, तो उसी जगह से दफनाया जाता था और उस जगह को पत्थर से ढका जाता था, और जो पत्थर जो वहाँ की आसपास की चट्टान थी वो एक चिन्ह के रूप में काम करती थी। आ गया इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 14 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यह महाराष्ट्र में पड़ता है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, यानी 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की बात हो रही है। जहाँ पर इनाम गांव में 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक लोग रहते थे, जहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो जैसा कि ऊपर उनकी आस्था होती थी, वैसे जहाँ भी है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान में आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। इनाम गांव की बात हो रही है। इनाम गांव में यह साक्ष्य मिला है कि एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? आपने जवाब में का उत्तर दे दिया। तो हाँ, हमें लगता है कि यह एक सरदार का घर था, क्योंकि एक तो इसमें बड़ा अनाज गृह था, जहाँ गोदाम था, और साथ में इसके जो एक बड़े आंगन में से दफनाया गया है, जो कि एक बड़ा घर लग रहा है जिसमें लगभग 5 मकान हैं, और इसे उत्तर से दक्षिण दफनाया गया है, और एक बड़े से बर्तन में 4 पैरों वाले बर्तन में दफनाया गया है। यह सबसे बड़ा घरों में से एक घर है। तो ऐसा जान पड़ता है कि जैसे जो है एक सरदार का ही घर हो। तो आप इसमें बोल सकते हैं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? महाराष्ट्र के इनाम गांव के लोगों के काम धंधे क्या थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह के रसभरियां एकत्रित की जाती थी। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाएं। तो आप ऊपर के जो पैराग्राफ है उससे भी बना सकते हैं।
कि वह क्या काम करते थे। अब अन्यंतर यानी इसी समय लगभग 1500 ईसा पूर्व या फिर 1600 ईसा पूर्व हमारे साथ में सटे हमारे प्रिय देश चीन में क्या हो रहा था उसके बारे में बताया जा रहा है। एड्रेस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले, लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले हम जहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इसमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यद्वक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यद्वक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे, भविष्यवाणी रोंग कर देते होंगे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। हमारे जहाँ लोहे का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था, लेकिन चाइना में लोग 1500 ईसा पूर्व जहाँ फिर आज से 3500 साल पहले लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताइए। फर्क यह है कि जो चाइना के जो राजा हैं वो बड़े महलों में और शान शौकत से रहते हैं, जबकि हमारे जहाँ राजा कोई राजधानियों में नहीं रहते थे और ना ही उनके पास कोई स्थायी सेना होती थी। तो अब आप महत्वपूर्ण तिथियां देख लीजिए। वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले, ईसा पूर्व बोलोगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। अब आप ईसा पूर्व बोलोगे तो 2000 साल घटा दीजिए तो लगभग 1000 साल पहले, ईसा पूर्व पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास बोलोगे तो आज से 3600 से 2700 साल पहले, और ईसा पूर्व बोलोगे तो 1600 से 700 साल पहले। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले, और ईसा पूर्व बोलोगे तो लगभग पहली सदी। इसी तरह सूक्त सूक्त का सुमेल करेंगे तो सूक्त क्या क्या थे। अच्छी तरह से बोला गया। रथ क्या थे, युद्ध में प्रयोग किया गया था। यज्ञ क्या थे, अनुष्ठान थे। दास क्या थे, गुलाम थे। महाभूषण क्या थे, सजाए गए पत्थर। और ये आज हम जो किताबें पढ़ते हैं ऋग्वेद से कैसे भिन्न है, तो जो वो किताबें थी वो उच्चारण और श्रवण के द्वारा आगे बढ़ती आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, और जो आज हम जो किताबें पढ़ते हैं वो लिखी और छपी हुई किताबें हैं। पुरातत्वविद कब्रों में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का पता कैसे लगाते हैं। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा, आप इनका आंसर दे सकते हैं। सामाजिक अंतर था, असमानताएं थी। उदाहरण के लिए आप इसमें कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में मिले उदाहरणों को दे सकते हैं, जहाँ पर एक कब्र में एक लाश के जहाँ एक मृत व्यक्ति के साथ लगभग 33 सोने के सिक्के और हमारे शंख जो थे, मणके नहीं, सिक्के नहीं, सिक्के तो अभी आए नहीं थे, शायद वो सिक्कों की तरह उनका प्रयोग करते थे। मणकों का मान लीजिए, मणके और शंख मिले हैं, ठीक है। 33 सोने के मणके मिले हैं और साथ में उनके शंख मिले हैं, तो उसका उदाहरण ले सकते हैं। और जो आसपास जो हैं जो कब्रें थी उनमें केवल बर्तन ही मिले हैं हमें, ठीक है। और दूसरा उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो हमारे महाराष्ट्र में इनाम गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति को 5 मकानों वाले एक बड़े आंगन में उत्तर से दक्षिण दफनाया गया है, और उसके साथ काफ़ी हथियार और लोहे के सामान, और साथ में उसे उसके सोने के सामान गहने रखे गए हैं, हथियार रखे गए हैं, और काफ़ी बड़े बर्तन जो वह शायद अपनी जीवित होने के समय उपयोग करते थे वो रखे गए हैं, जबकि अन्य कब्रों के साथ इतना नहीं है। और उसका मकान काफ़ी बड़ा है, ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी सरदार का घर हो। तो ये आप इसमें 2 उदाहरण दे सकते हैं। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न था, ये तो आप बता ही सकते हैं कि राजा का जीवन ऐशोआराम होता था और दास और दासी का जीवन बहुत कष्ट में होता था। दास और दासी का प्रयोग सिर्फ उनका काम सिर्फ वही करना होता था, एक चीज़ की तरह इस्तेमाल करते थे, यानी कोई भी काम करवाना हो तो दास और दासी से काम करवाते थे राजा अपनी इच्छा अनुसार।
तो मानवीय बिहेवियर या नैतिक बोलो तो बहुत कम था और उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार होता था। ये भी आप इसमें बता सकते हो। इस तरह आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम इसके नोट्स रीड करेंगे। क्या बताती हैं हमें किताबें में खबरें? वेद, ऋग्वेद दुनिया के प्राचीन ग्रंथों में से एक। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है, यानी ईसा से 1500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं: अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था तथा श्रवण किया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी, जबकि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अब मवेशी घोड़े व्रत लगभग 3500 साल पहले, जहाँ पर 1500 ईसा पूर्व पहले। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों व घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, जहाँ पर घोड़ों को युद्ध में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। लड़ाइयाँ जमीन के लिए, कुछ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार तथा कुछ हिस्सा पुरोहित रखते थे। वह शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में घी, अनाज व कभी-कभी जानवरों की आहुति दी जाती थी। युद्धों में भाग अधिकांश पुरुष ही लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। ये बहादुर व कुशल सरदार को अपना योद्धा चुनते थे। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान तथा सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, वे तरह तरह के यज्ञ में अनुष्ठान करते थे। राजा, ये ना तो बड़ी राजधानियां व महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन पाता था। जनता या समुदाय के लिए 2 शब्दों का प्रयोग होता था, जन या विश। इससे वैश्य शब्द निकला है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश, भरत जन या विश, यगुर जन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं और वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास का मतलब गुलाम हो गया। अब महापाषाण कब्रें आती हैं। महापाषाणी कब्रें, यह प्रथा लगभग 3000 साल पहले, जहाँ 1000 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित है। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, वे कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से या ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। साथ ही लोहे के औजार व हथियार, घोड़े के कंकाल तथा सोने के गहनों के साथ दफनाया जाता था। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक कब्र में 33 सोने के मणके व शंख पाए गए हैं। इनामगांव महाराष्ट्र, यह भीमा के सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, जहां एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। इनामगांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। साथ ही जानवरों की हड्डियां, बेर, आंवला, जामुन, खजूर व कई तरह की रस भरियां एकत्रित करने के साक्ष्य भी मिले हैं। महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले, जहाँ फिर 1500 ईसा पूर्व। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले, जहाँ फिर 1000 ईसा पूर्व। इनामगांव में कृषकों का निवास लगभग 3600 साल से 2700 साल पहले, जहाँ फिर 1600 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व।
चर्क या फिर शल्य जो चिकित्सा है यह 2000 साल पहले या फिर 1 ईसा पूर्व या फिर पहली शताब्दी में मान सकते हैं आप हुई है। इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। आशा है आपको चैप्टर समझ आया होगा। पहले हमने इसके पूरे पीडीएफ आपको रीड करके सुनाए हैं, फिर एमसीक्यू भी कुछ बताने की कोशिश की है और साथ में हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। अब आप इन नोट्स को अपनी कॉपी पर जब उतारोगे तो आपको इस चैप्टर की पूरी विषय वस्तु समझ में आ जाएगी। कक्षा 6 में आपको प्राचीन भारत का आधार आपका मजबूत होगा। इसके बाद आप जब 11th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी रामचंद्र शर्मा की बुक कंप्लीट करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से सब कंप्लीट होगा। तो आशा है आपको समझ आ रहा है। मेहनत करिए और लगातार लगे रहिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।